जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम निखिल उपाध्याय है और आप मेरे चैनल पे निखिल उपाध्याय मीडिया पे आपका स्वागत है। और हम जो आज का चैप्टर करने वाले वो है डिस्प्लेसिंग इंडिजीनियस पीपल। ये आप थीम 10 मत देखना, ये पुरानी बुक का पीडीएफ है। सो अभी जो हमारी बुक है ये चैप्टर 6 है जो हम शुरू करने वाले हैं। इसमें हम बात करेंगे कैसे जब ट्रेड बढ़ा था, लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे जाए थे तो वहां के जो नेटिव थे उन्हें कैसा फील हुआ था, उन्हें क्या इसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड किया था, ये सब हम देखने वाले हैं। तो जैसे कि बोल रखा है, इन दिस चैप्टर अकाउंट्स सम एस्पेक्ट ऑफ द हिस्टोरिकल ऑफ द नेटिव पीपल ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, थीम 8 डिस्क्राइब। अब इसमें सिंपल सा ये थीम 8 मतलब वो चैप्टर 8 की बात की गई जो इस यहाँ से हट गया। तो सिंपल सा ये इसमें आप याद है कि अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के जो नेटिव्स थे उनके बारे में यहाँ पे मोस्टली बात की गई है। द स्पेनिश एंड पोर्चुगीज कॉलोनीज ऑफ द साउथ अमेरिका। अब चैप्टर 8 में ये बता रखा था कि कैसे स्पेन और पोर्चुगीज ने ना कॉलोनाइजेशन अपना शुरू किया था साउथ अमेरिका में। फिर हम आगे चलते हैं। फ्रॉम द 8th सेंचुरी मोर एरियाज ऑफ साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड केम टू सेटल्ड बाय इमिग्रेंट्स फ्रॉम यूरोप। अब ये जो कुछ इलाकों की बात की गई है जैसे साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन पे कौन यूरोप्स आके क्या लगे, सेटल करने लगे, आके अपना जमीन को कैप्चर करने लगे, जमीन पे वहां रहने लग गए थे। दिस लेड टू मेनी ऑफ द नेटिव बीइंग पुश्ड इनटू दी अदर एरिया। अब क्या था, मान लो ये एरिया है, यहाँ पे अब यहाँ पे नेटिव रह रहे हैं, यूरोपियंस है और यहाँ इस वाले ब्लॉक में रहने लगे, इस ब्लॉक में आके यूरोपियंस रहने लगे, ये नेटिव थे। अब यूरोपियंस और आएंगे तो ये नेटिव थोड़ा और पीछे शिफ्ट हो जाएंगे। फिर जब यूरोपियंस और आगे आएंगे ये नेटिव और थोड़ा पीछे होंगे। तो धीरे धीरे करके हम देखते हैं कि जो नेटिव्स है उन्हें उनकी ही जमीन से हटा दिया गया था, उन्हें कॉर्नर में पुश कर दिया गया था कि अब तुम यहाँ से पीछे हटते जाओ, यहाँ पे अब यूरोपियन आके सेटल होते रहेंगे। द यूरोपियन सेटलर्स वर कॉल्ड कॉलोनीज। जो यूरोपियन सेटलर्स है जिसे हम कहते हैं इंडिया भी, जब एक था इंडिया भी ब्रिटिश की कॉलोनी था, तो क्या कहता है जो यूरोपियन जो भी जगह जहां पे वो जाके सेटल होने लग गए थे उन्हें वो कॉलोनीज कहने लग गए थे। When the Europeans inhabitants of the colonies became independent of European mother country, these colonies became state or the countries. अब जब यूरोपियन ने ना इन जगहों को, इन कॉलोनीज को इंडिपेंडेंट जो था घोषित कर दिया गया था, इंडिपेंडेंट बना दिया गया था, तो ये जो कॉलोनीज थी उन्हें स्टेट या कंट्रीज कहा गया था। जब भी हम स्टेट की बात करते हैं हम एक इंटरनेशनल फॉर्म में, इंटरनेशनल लेवल पे हम क्या कहते हैं, इन स्टेट को हम मतलब कंट्रीज को हम स्टेट की दर्जा दिया जाता है। ठीक है, उतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। फिर इन द 19th एंड द 20th सेंचुरी पीपल फ्रॉम एशियन कंट्री डू माइग्रेटेड टू सम ऑफ दीज कंट्रीज। अब क्या होता है 19th और 20th सेंचुरी में क्या पीपल फ्रॉम एशियन कंट्री, एशिया की जितनी भी कंट्री थी ना, सारी नहीं, मोस्ट ऑफ द एशियन कंट्री से क्या होता है माइग्रेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। कहाँ पे, जो कि अभी हमने ऊपर बात की थी, इन जगह पे साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की बात की गई है। फिर जब हम आगे चलते हैं, टुडे दीज यूरोपियंस एंड एशियन फ्रॉम द मेजोरिटी ऑफ दीज कंट्रीज एंड द नंबर ऑफ द नेटिव इनहेबिटेंट्स आर वेरी स्मॉल। अब क्या था, आज के टाइम पे जो यूरोपियंस और एशियंस जो यहाँ पे माइग्रेट होकर आए थे इन कंट्रीज में, न्यूजीलैंड, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, ये इनके जो नंबर है ना ये ज्यादा है एज कम्पेयर टू नेटिव। जो वहां पे रियल में लोग रहते हैं ना उनके कंपेरिजन में ये जो माइग्रेंट्स आए थे वो ज्यादा है। They are hardly seen in the towns and the people have forgotten that they once occupied much of the country. अब क्या था, जो नेटिव लोग हैं बहुत कम, हार्डली सीन इन द टाउन्स, मतलब उन्हें बहुत कम ही देखा जाता है इन टाउन्स में। और लोग तो भूल भी चुके हैं कि नेटिव यहाँ पे रहा करते थे और हमने आके उनकी जमीन पे कैप्चर किया है। ये तो जो इमिग्रेंट्स हैं ये भूल चुके हैं कंप्लीटली, ये बता रखा है। एंड that the name of these rivers, towns etc are derived from native names. अब जो names है rivers के, towns के, जो आज हम बोलते हैं यूएसए में कई towns के नाम है, कई rivers के नाम है, ये native tribes से आए थे। जैसे कि ओहायो, मिसिसिपी, सिएटल इन दी यूएसए, ये सारी, जैसे अब देखो कनाडा में भी दिखा है वोलोंग, ये सारा ऑस्ट्रेलिया में पैरामाटा, ये सारे के सारे कहते हैं नाम थे कहाँ के, ट्राइब, जो नेटिव के जो ट्राइब थे उनके नाम थे जो आज भी हम बोलते हैं। फिर जब हम आगे चलते हैं, टिल द मिडल ऑफ द 12th सेंचुरी अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री टेक्स्ट बुक यूज्ड टू डिस्क्राइब हाउ यूरोपियन डिस्कवर्ड अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। अब मिडल 20th सेंचुरी तक, जबकि हम बात करें 1950s की, 1950s तक क्या होता, अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन की जो टेक्स्ट बुक थी वो डिस्क्राइब करती कि यूरोपियंस ने कैसे डिस्कवर किया था अमेरिका को और ऑस्ट्रेलिया को। ये बात समझ गई। They hardly mention the native people except to suggest that they were hostile to Europeans. अब वो क्या कहते हैं, बहुत ही कम, हार्डली मेंशन, जो कहते नहीं है कि ना के बराबर मेंशन किया जाता है नेटिव पीपल का। कहते हैं कि जो नेटिव पीपल थे वो हॉस्टाइल थे यूरोपियंस के खिलाफ, हॉस्टाइल मतलब कि यूरोपियंस को मारने के फिराक में रहते थे, हमेशा उनके अगेंस्ट कोई ना कोई रिवॉल्ट टाइप का करते रहते थे। ये बता रखा है उन बुक्स में।
These people were however studied by anthropologists in America from the 1840s। अब कहते हैं ये जो लोग थे, जो नेटिव्स की बात की, नेटिव्स के बारे में ना स्टडी की गई थी एंथ्रोपोलॉजिस्ट द्वारा अमेरिका के जो नेटिव्स थे 1840s में। मच लेटर फ्रॉम द 1960 द नेटिव वर एनकरेज टू राइट देयर ओन हिस्ट्री और टू डिक्टेट देम, दिस इज कॉल्ड ओरल हिस्ट्री। अब यहाँ पे बोला गया जब इनके बारे में स्टडी हुई, नेटिव से मिले गए, तो 1960 में क्या हुआ, नेटिव को प्रोत्साहित किया गया, नेटिव को कहा गया कि भाई देखो अमेरिकन यूरोपियन, जो यूरोपियंस है वो तो अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री लिख रहे हैं, अगर तुम्हें अपनी रियलिटी बतानी है तो तुम्हें कुछ ना कुछ अपने आप के बारे में लिखना पड़ेगा। अगर तुम लिख नहीं सकते कम से कम उसे डिक्टेट कर दो। डिक्टेट करने से क्या होगा, ये एक ओरल हिस्ट्री में कन्वर्ट हो जाएगी कि लोग जानेंगे तो तुम्हारा व्यू। अगर तुमने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं कहा, तो लोग तुम्हारा व्यू पॉइंट ऑफ जान कैसे सकते हैं, फिर तो जो यूरोपियन ने कहा वही लोग सच मान लेंगे। ये बात समझ आई। टुडे इट इज पॉसिबल टू रीड हिस्टोरिकल वर्क्स एंड द फिक्शन रिटन बाय नेटिव पीपल। और इसी के दौरान क्या होता है, अब हम उनकी किताबों को रीड कर सकते हैं, उनके वर्क्स को देख सकते हैं कि नेटिव लोगों ने क्या लिखा था। And the visitor to the museum in these countries will see galleries of native arts and the special museum which show aboriginal way of life। अब जो म्यूजियम बने थे तो विजिटर्स आए, उनने नेटिव के आर्ट को देखा, उनकी चीजों को देखा, उनके कल्चर को पहचानने की कोशिश या उनके जानने की कोशिश शुरू हुई थी। The new National Museum of American Indians in the USA has been curated by American Indian themselves। अब कहता है जो एक नेशनल म्यूजियम ऑफ अमेरिकन इंडियन बना था, जो भी इंडियन टर्म है ये नेटिव के लिए यूज किया गया था, ठीक है, जो नेटिव अमेरिका में रहते थे उनके लिए अमेरिकन इंडियन वर्ड को यूज किया गया। तो ये म्यूजियम बने थे, यहाँ पे अमेरिकन इंडियन के आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलते थे, और ये जो चीजें थी ये खुद अमेरिकन इंडियन ने बनाई थी, तो ये म्यूजियम। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है यूरोपियन इंपीरियलिज्म। जब हम बात करते हैं यूरोपियन इंपीरियलिज्म की, इसमें जब हम आगे पढ़ेंगे तो देखना, द अमेरिकन एम्पायर्स ऑफ स्पेन एंड पोर्चुगीज डिड नॉट एक्सपैंड आफ्टर द 17th सेंचुरी। अब क्या हुआ था कि जो हमने ऊपर बात की थी, स्पेन और पोर्चुगल क्या होते कि बहुत तेजी से क्या कहते हैं एक्सपैंड हो रहे थे। जब ये एक्सपैंड हो रहे थे तो एक टाइम आया जबकि 17th सेंचुरी के राउंड में, ठीक है, 17th सेंचुरी यहाँ पे लिखा है, 17th सेंचुरी के राउंड में क्या हुआ, तो इनका जो एक्सपेंशन था ये स्लो हो गया था, डिड नॉट एक्सपैंड आफ्टर 17th सेंचुरी। अब स्पेन और पोर्चुगल ने क्या किया, 17th सेंचुरी के बाद एक्सपैंड करना बंद कर दिया, और बाकी जो अलग यूरोपियन कंपनी थी, यूरोपियन नेशन थे, वो आके यहाँ पे एक्सपैंड करते हैं। फ्रॉम दैट टाइम अदर कंट्री, जैसे अब मैंने बताया कि दूसरी यूरोपियन कंट्री आके एक्सपेंड करती, कौन कौन सी, फ्रांस, होलैंड, इंग्लैंड, बिगेन टू एक्सटेंड देयर ट्रेडिंग एक्टिविटीज एंड टू एस्टैब्लिश कॉलोनीज। अब क्या था कि फ्रांस, होलैंड, इंग्लैंड क्या थे, धीरे करके अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज को इंप्रूव कर रहे थे और अपनी अपनी कॉलोनीज को स्टैब्लिश कर रहे थे। इन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, आयरलैंड ऑल्सो वाज वर्चुअली अ कॉलोनी ऑफ इंग्लैंड। अब इंग्लैंड ने अमेरिका को कैप्चर कर लिया, अफ्रीका को, एशिया को, आयरलैंड को, ये सारे के सारे क्या थी, कॉलोनीज ऑफ इंग्लैंड। एट द लैंड ओनर दे वर मोस्टली इंग्लिश सेटलर्स। अब क्या था, इन्हें कैप्चर किसने किया था, इंग्लैंड ने। तो जो भी वहां पे सेटलर्स थे वो कौन थे, इंग्लिश सेटलर्स हमें देखने को मिलते हैं। फ्रॉम द 18th सेंचुरी, अब यहाँ पे बात की गई है 18th सेंचुरी की। 18th सेंचुरी में क्या हुआ, इट बिकेम ऑब्वियस दैट while it was the prospect of the profit which drove people to establish colony, there was significant variation of nature of the control established। अब क्या था कि यहाँ पे हम देखते हैं 18th सेंचुरी के बाद में जैसे मोस्टली जो यूरोपियंस थे, ठीक है, उनने इस जमीन को क्यों कैप्चर किया था, मोस्टली उनका एम तो प्रॉफिट था, है कि नहीं, यहाँ पे लिखा है प्रोस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट। बट अब मान लो यूरोपियंस ने इंडिया पे कैप्चर किया, ठीक है, ब्रिटिशर ने इंडिया को कैप्चर किया, फिर पाकिस्तान को कैप्चर किया, मान लो चाइना पे कैप्चर किया, तो इनकी जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है, इनका जो लोगों के रहने बोलने का तरीका, उस हिसाब से यहाँ पे क्या होता था, उनका कंट्रोल करने का तरीका होता था। ये बात समझ में आई। दीज वर सिग्निफिकेंट वेरिएशन, वहां पे वेरिएशन देखने को मिलता है। ये नहीं कि यूरोपियंस ने अगर इंग्लैंड ने इन तीनों जगह पे कैप्चर किया तो तीनों जगह सेम टाइप का रूल होगा, नहीं, वहां पे नेचर ऑफ कंट्रोल स्टेप्स, वहां पे अलग अलग वेरिएशन देखने को मिलती थी उनके नेचर ऑफ कंट्रोल में, ठीक है, किस तरीके से वो कंट्रोल करके रखते थे। अब जब हम बात करते हैं साउथ एशिया की, ट्रेडिंग कंपनीज लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी मेड देमसेल्फ इनटू पॉलिटिकल पावर। अब साउथ एशिया में क्या हुआ कि जो ट्रेडिंग कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई थी तो एज अ ट्रेडिंग कंपनी आई थी, ठीक है, ट्रेडिंग कंपनी आई, फिर उन्होंने अपने आप को यहाँ पे पॉलिटिकल स्टैब्लिश किया था। डिफीटेड लोकल रूलर्स एंड एनेक्स देयर टेरिटरी। अब उन्होंने लोकल रूलर्स को हराया था, ये बात तो जग जाहिर है कि ब्रिटिश वो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने हमारे इंडियन रूलर्स को हराया था और फिर वहां पे जाके उनकी टेरिटरी को कैप्चर कर लिया था। They retained the older well-developed administrative system and collected tax from landowners। उनने कहा कि भाई देखो, हम जो टैक्स लेंगे ना वो किससे लेंगे, लैंड ओनर से लेंगे, और लैंड ओनर जिनसे चाहे उनसे टैक्स ले दे, हमें तो बस पैसे से मतलब है, लैंड ओनर जो चाहे पीजेंट्स के साथ करता रहे, हमें हमारा टैक्स मिलना चाहिए। और ये डील कर ली थी उन्हें लैंड ओनर के साथ।
लेटर दे बिल्ड रेलवेज टू मेक ट्रेड इजियर। अब उनने बाद में क्या किया, रेलवेज बना लिए थे, किस लिए, ट्रेड को आसान करने के लिए। एक्सकवेट माइंस एंड एस्टैब्लिश ब्लिक प्लांटेशन। अब रेलवेज कैन से क्या होता, अब माइंस में खोदना आसान हो गया था, उनकी जल्द से मिट्टी हटाना आसान हो गया था। फिर 10 प्लांटेशन में उन्हें वर्क, मतलब उन्हें एक तरह से रेलवे ने अपनी बेनिफिट्स के लिए बनाया था। फिर और आगे चलते हैं। इन अफ्रीका यूरोपियंस ट्रेडेड ऑन द कोस्ट एक्सेप्ट इन साउथ अफ्रीका। अब क्या था कि अफ्रीका में क्या हुआ था, ये मान लो अगर पूरा अफ्रीका है, ठीक है, अब इस अफ्रीका में क्या होता है, अब यहाँ पे नीचे साउथ अफ्रीका है, ठीक है, साउथ अफ्रीका, और ये पूरा का पूरा क्या है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट। हुआ क्या था कि जो स्टार्टिंग में यूरोपियंस है ना, उन्हें सिर्फ कोस्ट पे, जो ये हिस्सा जो मैं शेड कर रहा हूँ, इस कोस्ट पे उन्हें कैप्चर किया था और यहाँ से वो पूरा ट्रेड करते। बट साउथ अफ्रीका में क्या होता, एंड साउथ अफ्रीका में उन्होंने पूरा कैप्चर कर लिया था। एंड ओनली इन द लेट 19th सेंचुरी डिड दे वेंचर इनटू द इंटीरियर। अब इन्हें तो कोस्ट पे कैप्चर किया है, साउथ अफ्रीका का पूरा नीचे का हिस्सा कैप्चर करा है। अब आया 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में उन्होंने कहा कि चलो अब हम क्या कहाँ जाएंगे, इस कॉन्टिनेंट के इंटीरियर। यही चीज बता रखा है, वेंचर इनटू द इंटीरियर। After this, some of the European countries reached an agreement to divide up Africa as colony of themselves. अब क्या था, after this यूरोपियन कंट्रीज रीच एन एग्रीमेंट टू डिवाइड अफ्रीका एज कॉलोनीज फॉर देमसेल्व्स। अब काफी सारी यूरोपियन कंपनी यहाँ पे थी, तो उन्होंने कहा चलो भाई ये जो हिस्सा है, देखो कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड रेड ज्यादा हो गया ना, हाँ चलो। अब उनने बोला कि ये जो हिस्सा है ब्लू वाला, ये हो जाएगा फ्रांस का, ठीक है। ये जो हिस्सा है यहाँ पे साउथ वाला, ये हो जाएगा किसका, ले ब्रिटिशर्स का, ठीक है। ये वाला हिस्सा किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा पोर्चुगीज का। तो ने मतलब तो बेसिकली अफ्रीका की कॉलोनीज को ना डिवाइड कर दिया था आपस में। द वर्ड सेटलर इज यूज्ड फॉर द डच इन साउथ अफ्रीका। जो वर्ड सेटलर था पहली बार किसके लिए यूज हुआ था, डच लोग जो साउथ अफ्रीका में आके रह रहे थे। द ब्रिटिशर इन आयरलैंड, जो ब्रिटिशर आयरलैंड में रहे थे। न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, जो ब्रिटिशर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड में थे, उनके लिए सेटलर यूज किया गया था। यूरोपियंस इन अमेरिका, जो यूरोपियंस जो थे अमेरिका में रह रहे थे। इसी को हम देखते हैं कि अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग रहते थे, उन्हें सेटलर्स का नाम दे दिया गया था। द ऑफिशियल लैंग्वेज इन दिस कॉलोनीज वर इंग्लिश। अभी जो ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑब्वियस सी बात, अगर इंडिया जाके किसी और पे कैप्चर कर लेगा, या इंडिया जाके क्या कहते हैं बेसिकली दूसरी जगह पे जाके सेटलर बन जाएगा, तो वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज तो वही होगी, हिंदी होगी, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली हिंदी बोली जाती है। तो इसीलिए वहां पे क्या होता है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज इन जगह पे क्या हो गई थी, इंग्लिश हो गई थी, एक्सेप्ट इन कनाडा, कनाडा को छोड़ के, जहां पे फ्रेंच जो थी एक ऑफिशियल लैंग्वेज थी, क्योंकि फ्रेंच लोग वहां पे सेटलर्स ज्यादा थे, ठीक है। अब यहाँ पे बात की गई नेम्स गिवन बाय यूरोपियंस टू कंट्रीज इन द न्यू वर्ल्ड। अब कहते हैं जो नए वर्ल्ड की खोज हुई, तो यूरोपियन ने जहां जहां पे जो भी कंट्री मिली उन्हें नाम दिया था। सबसे पहले था अमेरिका, उसे किसने ढूंढा था, अमेरिगो अमेरिका वेस्पुकी, ठीक है, अमेरिगो, ठीक है। ये नाम जो था फर्स्ट यूज्ड आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द ट्रेवल ऑफ अमेरिगो वेस्पुकी। तब क्या था कि अमेरिको ने ढूंढा नहीं था अमेरिका को, अमेरिको की किताब थी, ट्रेवल नोवेल थी, जिसमें अमेरिका का नाम मेंशन था, तो उन्होंने उस जगह का नाम अमेरिका रख दिया। फिर कनाडा, जिसे हम फ्रॉम कनाता, जो कि विलेज इन दी लैंग्वेज ऑफ दी हुरोइंग, ठीक है, हर्ड इन दी एक्सप्लोरर ऑफ जैकी कार्टियर। सिंपल से आपको याद रखना, अमेरिका है तो अमेरिगो की एक नोवेल में लिखा था, कनाडा है तो उसे जैकी कार्टर की बुक में लिखा, देखो ए, ठीक है, कनाडा कार्टियर। ऑस्ट्रेलिया की जब हम बात करते हैं तो ये कहता 16th सेंचुरी नेम फॉर द लैंड इन द ग्रेट साउथ ओशन। ये ऑस्ट्रेलिया एक नाम दिया गया था किसके लिए, 16th सेंचुरी में, एक लैंड जो कि ग्रेट साउथ ओशन में है। ऑस्ट्रल जो कि इन लैटिन जिसका मतलब होता है साउथ, बात समझ। न्यूजीलैंड was the name given by तस्मान ऑफ होलैंड, who was the first to inside this island in 1642। 1642 में न्यूजीलैंड की खोज हुई थी, जिसमें इसका नाम किसने दिया, तस्मान ऑफ होलैंड ने। ये बात समझ में आई। फिर जब हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की, द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एक्सटेंडेड फ्रॉम द आर्टिक सर्कल टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब देखो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, TOC लिख देता हूं, ठीक है। ये कितना डिग्री होता है, 66.5 डिग्री होता है। ज्योग्राफी जिसने पढ़ी उसे पता होगा। और यहाँ पे फिर आता है तुम्हारा 23.5 डिग्री, फिर उसके बाद जाता है ये 0 डिग्री, तो ऊपर क्या आता है हमारा आर्टिक सर्कल, ठीक है। ये बात समझ में आई सबको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं।
अब क्या हुआ था कि जो नॉर्थ अमेरिका एक्सटेंड कहां से करता है, आर्टिक सर्कल से लेके टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। अब वहां से लेके पूरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक का जो हिस्सा है, ये कौन सा होता है हमारा, ये हमारा हो गया नॉर्थ अमेरिका का पार्ट। ये बात समझ नहीं। फ्रॉम द पैसिफिक टू द अटलांटिक। अब अगर हम बात करते हैं वेस्ट में, ठीक है, वेस्ट में क्या था हमारा, पैसिफिक था। वेस्ट में क्या था हमारा, पैसिफिक ओशन था। ईस्ट में कौन सा हमारा था, वो था अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन। ये बात समझ आई। वेस्ट ऑफ द चेन ऑफ रॉकी माउंटेन, डेजर्ट ऑफ एरिजोना, नेवाडा, स्टिल। अब क्या था कि देखो वेस्टर्न साइड की बात की गई है, यहाँ वेस्टर्न साइड में क्या था, रॉकी माउंटेन थे, डेजर्ट ऑफ एरिजोना था, नेवाडा था, स्टिल फर्दर वेस्ट ऑफ सीनियर नेवाडा माउंटेन। ईस्ट साइड पे क्या था, ग्रेट प्लेन्स थे, ग्रेट लेक्स थी, वैली ऑफ मिसिसिपी थी, ओहायो था, एल्पाचियो माउंटेन्स थे। तो ये सारी जो चीजें थी ना, ज्योग्राफिकल लोकेशन बता रही नॉर्थ अमेरिका की ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या थी। टू द साउथ इज मैक्सिको। अब क्या था, साउथ में कौन सी था, साउथ में था हमारा मैक्सिको, ठीक है। मैक्सिको क्या होता है, सेंट्रल अमेरिका का पार्ट माना जाता है, ठीक है, सेंट्रल अमेरिका का पार्ट माना जाता है। 40% ऑफ कनाडा इज कवर्ड विद फॉरेस्ट। अब अमेरिका के ना ऊपर क्या था, कनाडा, ठीक है, अमेरिका के ऊपर क्या था, कनाडा, ठीक है, अमेरिका के ऊपर क्या था, कनाडा। अप्रोक्सीमेटली 40% फॉरेस्ट से कवर था, बट यहाँ पे काफी सारे रिसोर्सेज जैसे ऑयल हो गया, गैस हो गए, फिर उसके बाद मिनरल्स हो गए। तो ये सारी चीजें हमें कनाडा में देखने को मिलती है। ऑयल, गैस, मिनरल्स आर फाउंड इन मेनी एरियाज विच एक्सप्लेन द मेन बिग इंडस्ट्रीज इन यूएसए एंड कनाडा। अब यहाँ पे इतनी सारी चीजें थी, इसी वजह से यूएसए और कनाडा में क्या थी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो थी यूएसए और कनाडा में स्टैब्लिश हो रही थी। Today, wheat, corn and fruits are grown extensively and fishing is the major industry in Canada. अब कनाडा में मेजर इंडस्ट्री कौन कौन सी है, वीट की, गेहूं की, कॉर्न की, भुट्टे की, फ्रूट्स की, ठीक है। और उसके बाद फिशिंग की भी एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री यहाँ हमें कनाडा के अंदर देखने को मिलती है। माइनिंग इंडस्ट्री एंड एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर हैज बीन डेवलप्ड ओनली इन द लास्ट 200 years। अब 200 साल के अंदर क्या होता है, माइनिंग इंडस्ट्री और फिर एग्रीकल्चर जो थे यहाँ पे डेवलप होते हुए देखने को मिलते हैं। यूरोप, अफ्रीका, चाइना बाय अब जो क्या कहते हैं, हैज बीन डेवलप्ड ओनली लास्ट 200 बाय इमिग्रेंट्स। अब जो इमिग्रेंट्स थे, जो यूरोप से आए थे, अफ्रीका से आए थे, चाइना से आए थे, कहाँ पे, अमेरिका में, उनने ये माइनिंग इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर ये सब स्टार्ट किया था। बट देयर वर पीपल हु had been living in North America for thousands of years before the Europeans learned of their existence। अब ये चीज बोल रखी, देखो ये बात तो सच है, ठीक है, अफ्रीका से, यूरोप से, चाइना से लोग ने यहाँ पे माइनिंग इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर सब स्टैब्लिश किया। बट नॉर्थ अमेरिका में जो लोग रह रहे थे वो हजारों सालों से रहते, जब से यूरोपियन ने ना, मतलब यूरोपियन जब आए भी नहीं थे ना, लाइक यूरोपियंस स्टैब्लिश भी नहीं हुए थे अपनी जगह पे, ठीक है, यूरोप जब बना भी नहीं था और टाउन नहीं डेवलप थे, उससे पहले के नॉर्थ अमेरिकन जो थे यहाँ पे रह रहे थे। ये बात समझ में आई। फिर अब हम बात कर रहे हैं नेटिव पीपल की। टाइम ना थोड़ा ज्यादा हो गया, तो हम ना यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका कर लिया हमने, फिर यूरोपियन इंपीरियलिज्म कर लिया और डिस्प्लेसिंग इंडिजिनियस पीपल कर लिया। फिर अगली वाली क्लास में जो हम देखते, अगली वाली क्लास में हम यहाँ से नेटिव पीपल के बारे में स्टार्ट करेंगे। ज्यादा कुछ है नहीं, तो कोई नहीं, आप चाहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स होंगी, आप जाके उन लिंक्स को भी देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।